को आलो अंधारी के बारे में पढ़ाया है। जो एक अकेली महिला होती है, उसको जीने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी मेहनत करना पड़ती है, और काम की तलाश के लिए उसको कितना भटकना पड़ता है। और जब उसके स्वामी, मतलब उनका पति, उनके पास ना रहता हो, उनके बच्चे हों, उनको पालने और पोसने में कितनी मेहनत करना पड़ती है। और जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं, जब उनके स्वामी के बारे में बात करते हैं, कहाँ है, क्या करते हैं, कब आएंगे, तो उनकी जो मनोदशा है वो क्या होती है, वह कैसे जवाब देती है, उसके बारे में लेखक बेबी हालदार ने बहुत ही सुंदर शब्दों में इसका वर्णन किया है। मैं आपको पहले इसका कुछ भाग पढ़ाया हूँ, अब मैं उसके आगे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कहीं और भी काम करना चाहिए, क्योंकि इतने पैसों में क्या बच्चों को पालूंगी, पोसूंगी, और क्या घर का किराया दूंगी। मैंने साहब से कहा, यदि उन्हें पता चले कि किसी को काम करने की जरूरत है तो मुझे बताएं। उन्होंने कहा कि आसपास पता कर वह मुझे बताएंगे, लेकिन मुझे काम ढूंढने नहीं जाना है। फिर भी मुझे अपना यह घर तो छोड़ना ही होगा। यह सोचकर मैं अपने दादा लोगों के आसपास ही घर ढूंढने गई। घर मिल भी गया, और उसी दिन पुराना घर छोड़ मैं उसमें चली गई। इस घर का भाड़ा तो 500 रुपये ही था, लेकिन टट्टी पेशाब के लिए बाहर जाना होता था। मैंने सोचा, जब सब इसी तरह रहे तो मैं क्यों नहीं रह सकूंगी। वहां भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते, और मुझे लेकर तरह तरह की बातें करते। कोई मुझे अच्छा व्यवहार करता तो कोई नहीं, कोई मुझसे अच्छी सलाह देता तो कोई मुझे देख दबी जबान से कुछ कहने लगता। इन सब बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मैं सवेरे उठकर बच्चों को खिला पिलाकर रेडी करती, और घर में ताला लगाकर उनके साथ निकल पड़ती। मैं एक ही कोठी में काम करते कैसे अपना काम चलाऊंगी, और कैसे घर का किराया दूंगी। इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बातें करते। मैं स्वयं भी चिंतित थी कि मुझे और दो एक कोठियों में काम मिला तो इतने पैसों से मैं गुजारा कैसे करूंगी। मैं रोज साहब से पूछती कि किसी ने उन्हें काम के बारे में बताया। वह मेरा प्रश्न और कोई बात कर टाल देते, लेकिन उन्हें देखकर मुझे लगता जैसे वह नहीं चाहते कि मैं कहीं और भी काम करूं। शायद यह सोचते रहे हो मुझसे वह सब होगा नहीं, और होगा भी तो उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी। शायद इसलिए उन्होंने एक दिन हठात मुझसे पूछा, बेबी, महीने में तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता है। शर्म से मैं कुछ नहीं बोली, और उन्होंने दोबारा नहीं पूछा। मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर आना पड़ता था। खाना बनाकर मैं घर जाती, और वहीं सब काम वहां आकर जाकर करती। साहब कहते कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिससे मैं जान जाती कि उनके मन में मेरे लिए माया है। सवेरे उनके यहाँ जाने पर कभी देखती वह बर्तन पोंछ रहे हैं, तो कभी उन्हें झाड़ू लेकर जाले ढूंढते देखती। मैं पूछती कि उन्हें यह सब करने की क्या दरकार है, तो वह इधर उधर का कोई बहाना बनाकर टाल देते। उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत सुख मिलता। वहाँ कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ नहीं कहता, कोई यह तक नहीं देखता कि मैं कुछ भी कर रही हूँ या नहीं। मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता,
लेकिन वह बोलते कुछ भी नहीं। वह जिस तरह से मुझे देखते उससे मुझे लगता जैसे सोच रहे हों कि इस बेचारी को किस अपराध के पीछे अपना घर परिवार छोड़कर बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने को बाध्य होना पड़ा। उन्हें तब तक जितना मैं जान सकी थी उससे मुझे लगता था कहीं मुझे दुख ना पहुंचे। इस डर से वह मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं करते थे। वह कुछ कहना शुरू करते फिर अचानक चुप हो जाते। कुछ दिनों बाद एक दिन हठात उन्होंने पूछा, बेबी यह बताओ कि यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो। मैंने कहा, मैं जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ और साथ ही साथ बच्चों को नहलाती धुलाती फिर उन्हें खिला पिलाकर सुला देती हूँ। तीसरे पहर उनके साथ थोड़ा घूमती घूमती हूँ और शाम को संध्या पूजा कर उन्हें पढ़ाने बिठा देती हूँ। रात में फिर उन्हें खिलाना पिलाना और सुलाना और सवेरे जल्दी से जल्दी यहाँ के लिए निकल पड़ना, बस यही है मेरे सारे दिन का काम। वह बोले, अच्छा है, फिर तो तुम और काम ढूंढ रही हो तो उसके लिए तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा। मैं बोली, इसी में से निकालना होगा और नहीं तो क्या, बिना किए और कोई चारा भी तो नहीं है। इस पर उन्होंने कहा, देखो यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं तब तो तुम कहीं और काम नहीं करोगी ना। उनकी बात सुन मैं सोचने लगी, वह मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितना मुझे चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा, क्यों, क्या हुआ, तुमने कुछ बताया नहीं, क्या सोच रही हो। मैं बस कुछ भी तो नहीं कहकर चुप हो गई। उन्होंने कहा, देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप भाई माँ या बंधु सब कुछ हूँ। यह कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ साफ बता सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुककर उन्होंने फिर कहा, देखो मेरे बच्चे मुझसे ताथुस कहते हैं, तुम भी मुझे यही कहकर बुला सकती हो। उस दिन से मैं उन्हें तातुस कहने लगी। मैं तातुस कहकर उन्हें बुलाती तो वह बहुत खुश होते और कहते, तुम मेरी लड़की जैसी हो, इस घर की लड़की हो, कभी यह मत सोचना कि तुम पराई हो। वहां कोई भी मेरे साथ पराये जैसा व्यवहार नहीं करता था। तातुस के 3 लड़के थे। उस समय तक मैंने एक ही को देखा था और उनका सबसे छोटा लड़का, उसके मुंह से जैसे मैं जवान ही नहीं थी। मैं किचन में काम कर रही होती तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे ना कहकर वह स्वयं अपनी चाय बना लेता था। उसकी आदत ही कम बोलने की, मुझसे तो क्या किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। तातुस ने एक दिन बताया, उनका बड़ा लड़का इस तरह की बातें सुन मुझसे बहुत अच्छा लगता। मैं सोचती कि सचमुच ही वह मुझे बहुत चाहते हैं। दो एक दिन बाद मैं सवेरे काम कर रही थी तो तातुस ने बुलाकर कहा, बेबी तुमने क्या घर बदल लिया है। मैंने कहा, हाँ। कहा तो बोले, तुमने घर बदला और मुझे बताया तक नहीं। मुझे चुप देखकर उन्होंने कहा, यह तुमने ठीक नहीं किया बेबी, मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे भूल हुई। एक बार बताना तो चाहिए ही था। मेरे ना बताने से उन्हें दुख हुआ यह तो मालूम पड़ गया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला। स्वयं उन्होंने यह कहकर बात साफ कर दी कि सुनील ने उन्हें बताया। मैं अभी सोच ही रही थी कि सुनील को कहाँ से पता चला होगा कि तातुस ने फिर कहा, सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था। वहां तुम्हें ना देख उसने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि तुम कहीं और चली गई। तो तातुस ने आगे बताया कि सवेरे वह दूध लेने गए थे तो वहां सुनील मिला था। उन्हें देखकर सुनील ने पूछा, बेबी क्या आपके यहाँ काम करती। तातुस के पूछने पर वह ऐसा क्यों सोच रही थी। सुनील ने कहा था, बेबी अब
वहां नहीं रहती जहां पहले रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद अब आपके पास नहीं है। तातुस मुझसे बोले, सुनील, नहीं बताता तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे अन्याय हुआ है। वह थोड़ी देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे। मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी? मैं बोली, ऊपर डाइटिंग कर रही थी। वह बोले, तो जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने ऊपर चली गई। वहां एक कमरे में 3 अलमारियां किताबों से भरी थी। उन्हें देखकर हमेशा ही मेरे मन में यह बात उठती थी कि उन्हें कौन पढ़ता होगा। उनमें बंगला की भी काफी किताबें थी। कभी कभी मैं दो एक किताबें खोलकर भी देखती थी। एक दिन मैं उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी। तातुस वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि मैं बंगला की कोई किताब उलट पलट रही हूँ। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन जब मैं सवेरे काम पर आई और चाय बनाकर उन्हें देने गई तो उन्होंने पूछा, तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो? सुनकर मैं मन महसूस कर रह गई और एक ऊपरी हंसी हंसने लगी। उन्होंने फिर पूछा, क्या बिल्कुल ही नहीं जानती? मैं बोली, झूठ क्यों कहूं कि एकदम नहीं जानती, लेकिन वह जानना नहीं के बराबर ही है। तब उन्होंने फिर भी कहा, कहाँ तक पढ़ी हो? मैं बोल उठी, छठी 7वीं तक। उतनी पढ़ाई किस काम की? मुझे लगा मेरी बात सुन तातुस कुछ सोचने लगे। उस दिन उन्होंने फिर कुछ और नहीं कहा। बच्चों, इस जो पाठ में ये सहायक वाचन है, वितान है, आलू अंधारी जो बेबी हालदार हैं, उन्होंने एक कामकाजी महिला जो अकेली रहती है और बिल्कुल कोई सहारा नहीं है उसका, उसके पास ना घर है ना मकान है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। वह समाज के जो प्रश्न होते हैं उनका किस तरीके से सामना करती है, कैसे संघर्ष करती है और अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसका जो जीवन है कितना संघर्ष और मार्मिक है, इस बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे सुंदर शब्दों में इस पाठ में अवलोकन करते हुए वर्णन किया है। और बच्चों, इसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगा। यह पाठ अभी पूरा नहीं हुआ है और यदि आपको कोई समस्या हो, कोई जानकारी लेना हो तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं।